गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड में सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंटेड चार्जेस एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो हो चुका था। अब हम सेकेंड पार्ट में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस वीडियो में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो आपका सिलेबस है नया। पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके पहले इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो देखिएगा जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, इसके पहले के पॉइंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक टॉपिक आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे इसको आप। एंड थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे आप इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको कैलकुलेट करेंगे और इसको आप कैलकुलेट भी करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल। और चौथा फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे आप टॉर्क के बारे में, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डाइपोल on a dipole in uniform electric field. ओके, इतनी बातें आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर वो किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करे। कॉमन डेफिनेशन यही है कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल अप टू विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया था हमने फर्स्ट वीडियो में, पहला वीडियो देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। उसे बताया था हमने कि जब हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं किसी भी मटेरियल पार्टिकल से, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज, कोई किसी भी तरह का चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव जनरेट होगा तो क्या होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे एग्जांपल दिया था हमने कि अगर हम एक लोहे की रॉड को या पेन को सर के बाल में रब करते हैं तो वो उसके अंदर फोर्स जनरेट होता है और वो कागज के टुकड़े को खींचता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहां पर। ठीक है, तो वो फोर्स जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जस्ट लाइक उसी वो चारों तरफ जो फोर्स आ रहा है उसका एक रीजन क्रिएट होता है, एक एरिया क्रिएट होती है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और वो आउटवर्ड होंगी। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, इनवर्ड होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बस आप सिंपल सा ऐसे कंसीडर कीजिए कि जैसे बल्ब हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मान लिया ये बल्ब है, ठीक है, ये इस तरह से एक बल्ब है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं रोशनी क्रिएट होती है, लाइट क्रिएट होती है और इसकी लाइट वेव्स निकल करके इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब लाइट वेव विजिबल रेंज में है इसलिए वो आपको दिखाई देता है। तो उसी तरह से जैसे ही चार्ज क्रिएट होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के पास ज़्यादा होती हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन हो गई कि जैसे ही हम चार्ज जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होती है, ताकि वो चार्ज किसी अनदर चार्ज पार्टिकल से मिलकर के एटम बना ले और एटम से मॉलिक्यूल, बाकी सारी चीज़ें इस तरह से जनरेट हो। तो सबसे पहला प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है इसमें, कि जब भी कोई फिजिकल पैरामीटर्स हम बनाते हैं या कोई फिजिकल फिनोमिनन के बारे में हमें पता चलता है तो सबसे पहली बात आती है कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको नापेंगे कैसे। ठीक है, नापने के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला तो उसको मेजर करने के लिए एक डेफिनेशन बनाई गई। वैसे तो जनरली हम कहते हैं द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, हम इसको नाप नहीं सकते। तो नापने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले एक फार्मूला बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, E इज इक्वल टू
एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, कैसे बनाया गया? सपोज जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल करके इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि चार्ज के पास जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितनी है? ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आएंगे क्यू नॉट। ठीक है, और इस क्यू नॉट पर जितना फोर्स लगेगा उसी को कहेंगे इस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? फोर्स क्यों लगेगा वो तो कूलॉम्स लॉ फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल इंटरैक्ट करेंगे तो उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगी, और उस फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से जो बेसिक डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की दी गई वो यही है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में आप एरो लगा कर लिख सकते हैं, और इसको मेजर करने की अगर हम यूनिट की बात कहें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम। इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, इसकी कूलॉम हो गई। तो ये तो बात हो गई बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सी तरह के फील्ड्स या एनर्जी का, फील्ड्स का मतलब यहाँ पर है कि एक एनर्जी का रीजन होता है, एरिया होती है। जैसे हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ कुछ दूर तक जा रही है, तो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक वो एनर्जी है, लेकिन उसके बाद हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ ऑडिबल है या सुनाई दे रही है वहाँ तक उसका रीज़न है, एक एरिया बनी हुई है। उसी तरह जैसे आप पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो उस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जहाँ तक उसका जहाँ तक उसकी एरिया होती है। तो धीरे 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 करके हम उसको मान लेते हैं कि इनफाइनाइट तक है, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और एक कंडीशन ऐसी फंसती है कि हमको उसकी फीलिंग नहीं होती। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब को तो लाइट वेव क्रिएट होती है, लेकिन वो लाइट रेज कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती है? जहाँ तक हमें दिखाई देती है। तो जहाँ हमें नहीं दिखाई दे रही थी हम मान लेते हैं कि यहाँ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर भी होती है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर हमारी आइज उसके बाद उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जनरेट होंगी और वो इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस्ड करेगा किसी फील्ड को, ठीक है, वहाँ तक हम मानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे ख्याल से अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ का जो रीजन, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और उसको नापेंगे कैसे? उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए उसके उस फील्ड में हम एक पॉइंट चार्ज लेकर के आएंगे, और उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसे हम पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम क्यू नॉट को 1 कूलाम ले लें तो इस 1 कूलाम के चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, जो सेकंड टॉपिक है आपका वो क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, सेकंड टॉपिक है, इसी के साथ ही हम उसको भी कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए, ये तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन पर कूलाम। और सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उसको आप देखिए यहीं से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बाद वाला सेकंड टॉपिक। पॉइंट चार्ज के लिए क्या करेंगे? चार्ज, देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि हमने चार्ज को किसी एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड माना है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज क्या आता है? एक पॉइंट होगा, एक चार्ज होंगे तो एक पॉइंट चार्ज है, 2 चार्ज होंगे, 3 चार्ज होंगे, 4, 1 2 3 4 इस तरह के इनफाइनाइट चार्ज होंगे, लीनियर चार्ज होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होगा, सरफेस चार्ज होगा। ये फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कई चार्ज होंगे तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें, जैसे मान लिया इसी को मान लिया एक पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ से मान लिया यहाँ पर एक आपने टेस्ट चार्ज रखा और ये टेस्ट चार्ज इससे r डिस्टेंस पर है, और इस चार्ज की वैल्यू हमने मान लिया स्मॉल q। तो इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कॉन्स्टेंट K की वैल्यू 1/4πε0। तो फोर्स आ गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो ये हो गया 1/Q नॉट, कॉन्स्टेंट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की के लिए फार्मूला आ गया कांस्टेंट K Q अपॉन R स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम रखना चाहें रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि 1 कूलम्ब के चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना, ऐसे समझिए, जैसे मान लिया आपने एक 1 कूलम्ब का चार्ज लिया, यहाँ पर एक 1 कूलम्ब का चार्ज लिया, कितना है 1 कूलम्ब, और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, आप फार्मूले में वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं हम, कितना हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर, तो वो कितना, Q की वैल्यू 1 कूलम और R की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 × 10⁻⁹, और यूनिट कितनी होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी आपने फार्मूले से पढ़ा न्यूटन पर कूलम, ये पढ़ा था ना फार्मूला, E इज इक्वल टू F/Q, तो न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आप तो 1 कूलम के चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 9 × 10⁻⁹। तो ये सारी बातें आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जनरेट करते हैं, क्या मीनिंग होती है, कैसे चार्ज से जनरेट होता है, इसके लिए आप अपनी पहले वाली वीडियो देखिएगा जो इसका शुरू के टॉपिक है, इसके पहले के टॉपिक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो ये तो एक यूनिट चार्ज मतलब 1 चार्ज से की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा चार्ज ले लें तो और अपोजिट ले लें, ये भी बात है, एक से ज़्यादा चार्ज लें और अपोजिट लें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। देखिएगा अभी ये डाइपोल का ही कंसेप्ट है जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर में और ये सारी चीज़ों में यूज होता है, कैसे फोर्स और टार्क क्रिएट होता है इसमें। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेचर में बहुत से डाइपोल हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, जो इसका कंसेप्ट है सिंपली कहते हैं हम 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज ए डाइपोल। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज जैसे आपने एक +Q ये चार्ज लिया और एक -Q ये चार्ज लिया, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, मान लिया हमने ये डिस्टेंस 2a के बराबर। ठीक है, तो इसको हम डाइपोल कहेंगे। क्या खासियत है इस डाइपोल की कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने के कारण, ठीक है ना, अगर हम इसको किसी अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट नेचर का होता है, और अपोजिट नेचर के होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये तो डाइपोल के बारे में हो गया कि डाइपोल कहते किसको हैं। डाइपोल का मतलब हो गया 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको मेजरमेंट करने के लिए डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड की गई है। क्या कहते हैं उसको हम, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर लगा करके लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की जो कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया वो क्या है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज ए वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज तो वेक्टर हो नहीं सकता, प्लस माइनस तो हो सकता है लेकिन वेक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को जो है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज द वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो अब इसको मेजर किया आपने इस फार्मूले से, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, मेजर कर रहे हैं तो नापने के लिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम × मीटर, cm। ठीक है ना, C फॉर कूलम और A डिस्टेंस है, तो इसको 2 तो हमने इसलिए मानते हैं, 2a इसलिए मानते हैं कि अभी आगे जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके हाफ डिस्टेंस की। तो अगर हम इसको a मानेंगे तो a/2 लिखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसलिए 2a मान लिया हमने कि जब हमें हाफ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको a करके इधर की a और इधर की a वैल्यू मान करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और उसको मेजर करने के लिए डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद कि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इनवर्ड होगी। लेकिन अगर डाइपोल होगा
तो अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो अब आप बताइए कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे भी बताया था ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस आउटवर्ड है, निगेटिव चार्ज है तो लाइंस इनवर्ड है। लेकिन अगर डाईपोल है इस तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जाहिर सी बात है कि इसका आउटवर्ड होगा और इसका इनवर्ड होगा, तो इन दोनों का मिल करके आपका एक चारों तरफ फील्ड होगी और आपको उसी फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इसमें कई केसेस भी आते हैं, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल केस में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल, इसमें दो टॉपिक बनेंगे। फर्स्ट तो होगा एक्सियल लाइन पर, और सेकंड होगा इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जैसे ये आपका डाईपोल है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू और ये डिस्टेंस हमने मान लिया 2a, तो एक्सियल लाइन ये लाइन हो गई, इस लाइन को कहेंगे एक्सियल, और ये लाइन जो होगी वो हो जाएगी इक्वेटोरियल। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको वेक्टर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों चार्ज हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, डाईपोल में दोनों चार्ज हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, सपोज जैसे आपने डाईपोल कंसिडर किया इस तरह से, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इनके बीच की लेंथ को मान लिया आपने 2a, और ये एक्सियल लाइन हो गई, और यहाँ पर आपको P पॉइंट मान लिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब माइनस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनवर्ड मान लिया आपने E1। ठीक है, प्लस चार्ज है तो प्लस का यहाँ पर जो रेज होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड मान लिया आपने E2। ठीक है, कौन सा ज़्यादा होगा, E1 वाला पास है तो जाहिर सी बात है E1 ज़्यादा होगा। दोनों अपोजिट हैं, तो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E1 माइनस E2। यही होगा कि नहीं, E1 माइनस E2 क्यों होगा, E2 माइनस E1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि E2 पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से दूर है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम हो, इक्वल भी है, इक्वल है तो स्ट्रेंथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा उसका, जो दूर होगा उसका कम होगा। ठीक है, तो E2 जो है वो कम होगा और E1 ज़्यादा होगा, इसलिए E1 माइनस E2 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो मान लिया कि ये पॉइंट जो आपका जहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसके सेंटर से, डाईपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो पहले आप E1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी हो गई, E1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। क्या होगा, E1 किसके कारण फील्ड है, अंदर की तरफ है तो निगेटिव के कारण है। ठीक है, E2 बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव के कारण है, तो निगेटिव के कारण E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट K। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने कैलकुलेट किया ना, Q अपान आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस Q अपान आर। अब R जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये टोटल डिस्टेंस R में से अगर हम A को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें R माइनस A, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K प्लस Q, और इसके लिए देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस और उसमें A ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, अभी आपने लिख रखा है E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, नॉन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो माइनस करके आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस जो चार्ज लिख रखा है आपने, वो प्लस माइनस केवल उसका सिंबल है, कि वो तो टाइप ऑफ बताता है कि टाइप ऑफ चार्ज कैसा है। आप उसको प्लस माइनस अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है तो आप मैग्नीट्यूड रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पर और प्लस माइनस को हटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा ये, इसके लिए देखिए E1 माइनस E2 रखेंगे, तो कांस्टेंट K को बाहर ले लिया आपने, और E1 की वैल्यू हो गई Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E2 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, Q भी बाहर ले लेंगे आप, तो कांस्टेंट K
क्यू, और यहाँ पर आप इसको बस सिंपली मैथमेटिकल फार्मूले की तरह सॉल्व कर देंगे। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब एक बार प्लस करेंगे तो ए कैंसिल होगा और माइनस करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर के क्यू, जब ए कैंसिल होगा तो 2r बचेगा, और जब आर कैंसिल होगा तो 2a बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है 2a इंटू क्यू, ये डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है कि नहीं। तो क्या फार्मूला हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू के। ठीक है, और यहाँ से आपने P 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण बन गया। इसको कहते हैं हम एग्जैक्ट फार्मूला। एग्जैक्ट फार्मूला इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें आपने डाइपोल की लेंथ को भी कंसीडर किया है। ठीक है, लेकिन जनरली देखिए क्या होता है, ये जो डाइपोल नेचर में होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, बॉन्ड लेंथ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ठीक है, और ये जो जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना होता है उसको अगर हम सेंटीमीटर के भी ऑर्डर की मान लें तो सेंटी का मतलब होता है कितना, 100। ठीक है ना, तो ये 10⁻², और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 होता है। तो इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेंटी मीन्स 10⁻⁻2, सॉरी, मिली का मतलब 10⁻⁻3 होता है। ठीक है, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो अगर हम सेंटीमीटर के इसको मान लें तो ये 10⁻⁻2, और एंगस्ट्रॉम जो बॉन्ड की लेंथ होती है, सोना पढ़ते होंगे आप लोग, कार्बन की बॉन्ड लेंथ इतनी है, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो वो जो आती है यूनिट वो एंगस्ट्रॉम की होती है, और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। तो 10⁻⁻10 के कंपेरिजन में 10⁻⁻2 बहुत बड़ी है, तो इट मीन्स कि हम इस ए को निगलेक्ट कर सकते हैं। कितने गुना होगा, ये 10⁻8 टाइम्स होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, और फिर ये आपका फार्मूला थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इसमें, तो इस फार्मूले का फॉर्म ऐसे चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे हम, इसको ए को निगलेक्ट करेंगे, तो ए को निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r⁴। ठीक है ना, तो करके देखिए क्या फार्मूला आपका बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू 2PR डिवाइडेड बाई r⁴। r से r एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम k की वैल्यू भी रख देंगे, तो ये फार्मूला बन गया 1/4 πε0 2p/r³। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, और ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। अप्रॉक्सीमेशन किया आपने, ए को निगलेक्ट किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बहुत कम है, ए इस आर के कंपेरिजन में 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है, सॉरी कम है, ए बहुत कम है। ठीक है, तो ये आर जो है आपका कंपैरिजन लगभग अगर हम सेंटीमीटर मानते हैं तो, मिलीमीटर मानेंगे तो भी 10⁻7 टाइम्स के। तो ये आपका फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल। ये किस पर है, तो आप इसको एक्सियल लिखना हो तो ए लगा करके एक्सियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल लाइन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अब हम इक्वेटोरियल पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए इक्वेटोरियल पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इक्वेटोरियल लाइन देखिए, इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गई, जैसे आपने ये +q चार्ज लिया और ये -q चार्ज लिया। ठीक है, इसकी ये जो लाइन हो गई ये इक्वेटोरियल हो गई। तो इस लाइन पर माना r डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड, ये हो गया आपका E1। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो इनवर्ड, ये हो गया E2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब आपका इधर बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में कितना होगा, E1 और E2 दोनों ऐड होंगे। लेकिन आपका देखिए जब रिजोल्यूशन करेंगे हम, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें
तो ये एंगल भी थीटा बनेगी, तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल की साइड में क्या होगा, कॉस थीटा या साइन। थोड़ा रिजोल्यूशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, रिजोल्यूशन क्या होता है। ऐसे समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में कि अगर एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है और ये इसकी वेलोसिटी ये है, ये थीटा है, तो एंगल की साइड में इधर होता है यू कॉस थीटा और इधर होता है यू साइन थीटा, एंगल के अपोजिट में, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। बस समझ में, रिजोल्यूशन ऐसे करते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वो रिजॉल्व होगी। तो कितना हो जाएगा ये, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है, E2 निगेटिव चार्ज के कारण है, तो केवल नेचर का डिफरेंस है कि वो प्लस है और वो माइनस है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। इट मीन्स E1 E2 क्या है, बराबर बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ E कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल है यहाँ पर, बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल, सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू पॉइंट चार्ज की आपको पता है 1/4πε0 Q/r²। तो लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कांस्टेंट के 1/4π न लिख करके हम कांस्टेंट के लिख रहे हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। कितना हो जाएगा 1/4π Q/r², ठीक है। तो Q/r²। और कॉस थीटा, इससे अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो अगर हम इसको 2a मानते हैं तो ये वाला साइड a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस के बराबर आएगा, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, r² प्लस a²। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा, कॉस इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है r² प्लस a²। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, कॉस थीटा हो गया a/√r² प्लस a², ठीक है। और ये वाला r जो है, ये वाला r इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये r जो आपने लिखा है 1/4πε0 में, ये r कहाँ से आएगा, ये r भी तो वही है, ये वाला डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये r कितना हो जाएगा, इस r को भी आप r² प्लस a² लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का r का स्क्वायर, ये हो जाएगा r² प्लस a²। r का मतलब ये डिस्टेंस है यहाँ पर ना, ठीक है। तो अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट के 2q या q × 2a, आपको थोड़ा डाइपोल मोमेंट में ले जाना है तो आप इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, q × 2a, ये हो गया, और ये पावर हो गया इसका r² प्लस a² पावर 3/2। 3/2 क्यों, ये पावर 1 और ये आधा, तो 1.5, ये दोनों पावर मिल करके 3/2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अच्छा, q × 2a जो डाइपोल मोमेंट होता है, बताया अभी हमने आपको। तो एग्जैक्ट फार्मूला आपका जो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो गया, k की वैल्यू रख करके 1/4πε0 p/r² प्लस a² पावर 3/2, ठीक है। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट फार्मूला। अब अप्रॉक्सीमेट करना है तो क्या करेंगे, अभी बताया हमने आपको कि ये a जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा, और r की वैल्यू जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर के ऑर्डर की होगी। तो 10⁷ टाइम्स r की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम a को निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मीन्स बॉन्ड के बीच की लेंथ, जो चार्ज के बीच की लेंथ है, तो अगर हम a को निगलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये a को 0 मान लें तो अब फार्मूला आपका ये बन जाएगा। देखिए, ये वाला निगलेक्ट कर दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r² पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के r³। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक्सियल का जो फार्मूला था वो क्या था 2p/r³, और इक्वेटोरियल का क्या फार्मूला था, इक्वेटोरियल क्या आया p/r³। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी इस तरह से आपके
कि आपको दिया रहेगा कि एक्सियल पर 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की 10 न्यूटन मीन्स एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 सेंटीमीटर पर 10 न्यूटन पर कूलम है। तो अब 5 सेंटीमीटर पर इक्वेटोरियल पर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, और कुछ नहीं गिवन है। तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आएगा, ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल, कितना आएगा, एक्सियल के लिए 2p आया है तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स इक्वेटोरियल का ट्वाइस करेंगे तो वो एक्सियल के बराबर आएगा। इक्वेटोरियल में 2 नहीं आया है, एक्सियल में 2 आया है, तो जब डिवाइड करेंगे ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल तो उसका रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से अगर एक्सियल पर गिवन हो तो इक्वेटोरियल पर निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पर गिवन हो तो एक्सियल पर हम निकाल सकते हैं। किसी भी डिस्टेंस पर अगर डबल ट्रिपल करके पूछा जाता है तो हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की। अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो होगा, टॉर्क किसे कहते हैं और टॉर्क की क्या यूज है। टॉर्क का, टॉर्क है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, दैट इज नोन एज ए टॉर्क, ठीक है। फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है कि फोर्स जनरली लीनियर मोशन स्टार क्रिएट करता है और टॉर्क जो है वो चीज़ों को सर्किल पर घुमाता है, जैसा कि मोटर में होता है, ठीक है ना। अभी आप आगे पढ़ेंगे मोटर में कि हम इस तरह से जो वायर बनाते हैं उसमें क्या होता है, इधर से करंट जाती है, इधर मैग्नेट लगा देते हैं तो एक फोर्स इधर बनेगा, एक फोर्स इधर करेगा, तो वो टॉर्क क्रिएट करते हैं। वो आप इलेक्ट्रिक के चैप्टर में भी आगे आएगा तो बताएंगे, 10th में भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर जब हम डाईपोल को भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी टॉर्क क्रिएट करता है। कैसे टॉर्क क्रिएट करता है, जैसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपने मान लिया डॉट 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 करके, और इसमें एक डाईपोल आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये तो इस पर ये हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, तो इस पर फोर्स क्रिएट होंगे। बात समझ में आ रही। मान लिया कि ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और यहाँ पर मान लिया आपका ये प्लस चार्ज है और ये मान लिया आपने निगेटिव चार्ज, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये आपने निगेटिव चार्ज मान लिया इसको। तो अब देखिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के कारण क्यू ई, बेसिक डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी क्यू ई होगी, सॉरी क्यू एफ, हाँ नहीं जो फोर्स लगेगा, सॉरी हाँ, ये जो है क्यू ई फोर्स हो गया, इसका जो फोर्स, तो ये वाला अगर इधर ले जाएगा, ये वाला इधर लाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक है। तो इस टॉर्क को ही कैलकुलेट करना है और टॉर्क की जो बेसिक डिफिनीशन है उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और टॉर्क की जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या है, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स हो गया आपका क्यू ई, और मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये है, आपने ये ज्वाइन किया, अगर इस एंगल को थीटा मान लें हम, तो ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, ये तो 2a इसकी लेंथ हो गई डाईपोल की, तो ये वाली लेंथ जो आएगी आपकी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a साइन थीटा। अभी जैसे रिजोल्यूशन हमने बताया था कैसे करते हैं, तो रिजोल्यूशंस में तो यहाँ पर आप इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रख देंगे, 2a साइन थीटा, ओके। तो अब देखिए 2a इंटू क्यू डाईपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा pe, तो इसको लिख सकते हैं आप pe साइन थीटा, एंड दैट इज नोन एज ए टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई, डॉट ई नहीं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दो अलग अलग हैं, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। टाउ इज इक्वल टू पी, इससे देखिए ये पता चलता है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाइड करने पर तीसरा टॉर्क जो मिल रहा है वो भी वेक्टर है, इसलिए ये क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर वर्क, ये स्केलर है, तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है। ये सब 11th की बातें हैं, तो ये और इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया इसमें टॉर्क ऑन ए डाईपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, बताया हमने आपको कि टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, जब हम चार्ज पार्टिकल को मीन्स सॉरी ये डाईपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी,
तो चूंकि डबल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो ये फोर्स क्रिएट होगा और इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो टार्क जनरेट होगा। ठीक है, तो उस टार्क को आपने कैलकुलेट किया है। अब इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं बहुत से, तो न्यूमेरिकल के लिए हम आपको बाद में अलग से वीडियो बना करके और फिर और भी बहुत से क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में, मीन्स जो डेफिनेशंस है उसके बारे में बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम आपको इसके न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटीज़ के हैं वो सारे के सारे बताएंगे। पहले आप इसको देखिए, फुल कोर्स हम कराएंगे आपको इसमें। पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम सिलेबस के सारे वीडियो एक एक करके देंगे, उसके बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल्स और बाकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।